Good morning, friends. My name is Pradeep. I am from district Sirmaur. Are you ready to join my class? Darpan सीखो सिखाओ. This is my YouTube channel, Darpan सीखो सिखाओ. Please like and subscribe my videos and my channels. Those who's the students prepare for competitive exams. It is very important videos for you. Dear friends, today I bringing you some basic tips and tricks about history, geography, politics, English, every subject do you like most. Just you listen it carefully. Come on my mobile desktop. In the previous videos we discussed about the Indian geography part 3. Today I am bringing you a part 4. Today topic is meridians of longitude. मेरिडियन मतलब कि मध्य देशांतर जो रेखाएं होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. द सेमी सर्कल रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर नोन एज मेरिडियन. इसमें क्या बताया गया है, जो ध्रुव से ध्रुव के बीच में जो मध्य सर्कल होता है, जो रेखा होती है, उसको हम देशांतर कहते हैं. देशांतर लॉन्जिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, मेरिडियन का मतलब होता है मध्य. ऑफ द लॉन्जिट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज. और इसकी जो देशांतर दूरी होती है उसके मापन के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है. ऑफ द लॉन्जिट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच देशांतर. और प्राइम मेरिडियंस विद अ value of 0 degree longitude serves as the common base from numbering meridians of longitude laying on entire side of it east as well as west. पूर्व से ईस्ट वेस्ट के बीच में जो भी मध्य के बीच में हमारा एरिया होता है उसको लॉन्जिट्यूड यानी कि देशांतर कहते हैं. और इसको हम क्या बोला जाता है, इसे ग्रीनविच भी कहा जाता है. और ये मुख्य भाग होता है. ये ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको डिटेल वाइज जो है इसको बता रहा हूँ. देयर आर 360 मेरिडियंस इंक्लूडिंग प्राइम मेरिडियंस. और इसमें जो है 360 देशांतर होती रेखाएं होती है, जिसे मुख्य रेखाएं कहते हैं. ईच डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट. और जितनी भी जो इसके डिग्री के बीच में जो कॉन्स बनता है उसको जो है डिवाइडेड किया गया है 6 भागों में. और ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट. और इसी डिग्री को जो है जो 6 भागों में डिवाइड किया गया इसे हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं. तो हमारा समय किसके अकॉर्डिंगली चलता है, हमारे जो पृथ्वी है उसके अकॉर्डिंगली अर्थ और सन के बीच में जो कॉन्टैक्ट रहता है और जो उसके भूमध्य जो रेखाएं होती है उसके अकॉर्डिंगली हमारा समय चलता है. ईच मिनट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट. और प्रत्येक मिनट जो है 5 भागों में डिवाइड होते हैं. ईच पार्ट बीइंग कॉल्ड ए सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, 5 नहीं 6 इक्वल भागों में डिवाइडेड होता है और इसे हम सेकंड कहते हैं. डेफिनेशंस ऑफ टाइम. अब हम समय की बात करें कि समय की शुरुआत कैसे हुई, घड़ियाँ कैसे बनी, तो ये जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है. अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. जब हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस में घूमती है, अपने सर्कल में घूमती है, एंड फॉलोज एज एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और क्या ध्रुव वृत्त को फॉलोज करती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उसका जो है एक चक्कर जो है हमारे को
जो है 24 घंटे का दर्शाता है, क्योंकि वो उतना रोटेट करने में पहला चक्कर जो है 24 घंटे का लगाता है। द रोटेशन मेक इट सन अपियर टू मूव अक्रॉस द स्काई। जो आसमान में के चारों ओर सूर्य जो मूव करता है, अक्रॉस करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर। दिस रोटेशन डिटरमाइंस डे एंड नाइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिन और रात कहते हैं। जब पूरा चक्कर वो आसमान में जब चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर, तो इसमें एक दिन और एक रात लगती है। एंड द कंप्लीट रोटेशन, जब इसकी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है सन की, सूर्य की चारों ओर, तो इन रेवलेशंस ऑफ द सन, जो सूर्य का घुमाव होता है, मतलब एक जो रोटेशन होती है, इज़ कॉल्ड द अफेयर और ट्रू सोलर डे। तो इसको हम क्या कहते हैं, सौर दिवस का नाम दिया जाता है। सन डायल्स दस मेजर्स अफेयर सोलर टाइम्स, और वही सन डायल्स होता है जो जिसको जो है धूप छाया बोलते हैं, तो इसको मापा जाता है। और इसी सोलर टाइम्स को हम क्या कहते हैं, समय दर्शाता है 24 घंटे का दिन। तो एक दिन बनता है जब पृथ्वी पूरे हमारा जो सन है वो पृथ्वी के चारों ओर एक्रॉस होता है, घूमता है, एक चक्कर काटता है, तो इसका 24 घंटा बन जाता है। दिस लेंथ ऑफ द टाइम वेरियस वट एंड द एवरेज डिटरमाइंस द मीन सोलर डे ऑफ 20 हावर्स। फिर ये जो है क्या, 24 घंटे का एक दिन बन जाता है। दिन और रात को जब मिलाते हैं तो 24 घंटे का एक दिन बनता है। तो आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी को काटने पर जो है दिन और रात बराबर 24 घंटा जो है हमारा एक दिन कहलाता है। द मैन सोलर डे एंड मैन सोलर टाइम, जो मैन सोलर डे होता है और मैन सोलर टाइम होता है, आर इन द यूनिवर्सल यूज फॉर सिविल पर्पस। यूनिवर्सल हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जो है इसका अलग अलग पर्पस होता है। मैन सोलर टाइम में बी obtained from apparent solar time by correcting observations of the sun for the equation of time. Means solar time may be up to 16 minutes different from apparent solar times। जो हमारा ब्रह्मांड है, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कहीं इंग्लैंड अमेरिका कंट्रियाँ होती है, उसमें जो है हाँ, एक दूसरे के बीच में जो 16 मिनट का फ़र्क रह जाता है। लोकल टाइम पहला होता है लोकल टाइम। लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज़ 12 नून्स व्हेन द सन इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड। लोकल टाइम का मतलब क्या है, जब जो है दोपहर को 12 बजे जब सूर्य बिल्कुल तपती गर्म में होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है बिल्कुल आसमान में होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोकल टाइम। इट विल बी वेरी फ्रॉम द ग्रीनविच टाइम एंड द रेट ऑफ 4 मिनट्स फॉर ईच डिग्रीज ऑफ लॉन्टिट्यूड। जो उसके देशांतर में सिर्फ 4 डिग्री में जो है ग्रीनविच के माध्यम से जो है 4 मिनट का फासला होता है, उसको बोलते हैं लोकल टाइम। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। इट इज़ द यूनिफॉर्म टाइम फिक्स्ड बाय ईच कंट्री। ये एक यूनिफॉर्म टाइम होता है जो फिक्स होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्रियों के बीच में। इट इज़ फिक्स्ड इन रोटेशन टू मीन टाइम टू ऑफ द सर्टेन मेरिडियंस विच जनरली पास थ्रू इट। It is fixed relations to means time to each certain meridians which generally pass through it। इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच मीन्स टाइम। ग्रीनविच मीन्स टाइम्स का मतलब होता है द टाइम इज 0 डिग्री लॉन्चिट्यूड इज। जो उसका लॉन्चिट्यूड देशांतर होता है 0 डिग्री होता है।
कॉल्ड ग्रीनविच मीन्स टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन्स टाइम्स कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन लोकल टाइम, ये किसके बेस पर होता है, हमारे लोकल टाइम के बेस पर। ऑफ द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन, जो कि ग्रीनविच जो होता है, ग्रीनविच जो होती है कहाँ से गुजर कर होता है, हमारा लंदन में। तो इसमें हमारा जो डिफरेंट रहता है 16 मिनट या 5 घंटे 6 घंटे का फ़र्क रह जाता है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रीनविच मीन्स टाइम्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम होता है, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मेंस ऑफ 82 ई मेरिडियंस। इसका जो है देशांतर होता है वो 82 होता है, वन हाफ होता है। प्लेस्ड नियर इलाहाबाद, जो कहाँ से शुरू होता है, हमारा इलाहाबाद से शुरू होता है। इट इज़ द 5 आवर अहेड फ्रॉम ग्रीनविच मीन्स टाइम, और इसमें ग्रीनविच मीन्स जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम के बीच में जो है 5 घंटे का फ़र्क होता है। इंटरनेशनल डेट लाइन, इट इज़ थ्रोली करस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री ईस्ट। इंटरनेशनल डे टाइम लाइन क्या होता है कि जो जिसमें जो है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो है कौन बनता है, उसको बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। एंड द डेट चेंजेस बाय 1 डे एज दिस लाइन इज अक्रॉस्ड। इफ वन अक्रॉस दिस लाइन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अ डे इज एडिड एंड द डे इज सब्सट्रैक्टेड वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब जो ईस्ट टू वेस्ट होता है, जब इसके बीच में अक्रॉस हो जाता है हमारा जो लाइंस होती है, तो उसके जब उसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है, जब उसका घुमाव, सूर्य का घुमाव पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता हुआ पासिंग होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और इसमें 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट का फासला होता है। Synodal year, it is the measures of time defined by the diurnal motions of the vernal equinox, and it determined from observation of the meridian transit of stars. One complete rotation of Earth revolve relative to the equinox is called the standard day. The main standard day is 23 hours 56 minutes 4.91 seconds of main solar time. जो सोलर टाइम होता है, सौर जो समय होता है, सूर्य का जब समय होता है, तो इसका जो सेंट्रल ईयर्स 13 घंटे 56 मिनट और 4.91 सेकेंड का इसमें फासला होता है। ट्रॉपिकल ईयर, द ट्रॉपिकल ईयर अपॉन विच आवर कैलेंडर इज बेस्ड इज द interval between the consecutive returns from the sun to its vernal equinox. The tropical year consists of 365 days, 5 hours 48 minutes and 46 seconds in the 1900। 1900 में जो है ये ट्रॉपिकल ईयर्स क्या होता था, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का। इट हैज़ बीन decreasing at the rate of 0.530 seconds per सेंचुरी। और ये पूरे एक शताब्दी में जो है ये घटकर कम होता गया पॉइंट के हिसाब से 0.30 सेकेंड्स पर सेंचुरी के हिसाब से। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम 1 जून। इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम ये इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लेना कब से कब तक का पीरियड होता है। 1 जनवरी
1972, the Bureau International does pures and measure its Paris introduced International Atomic Time as the most precisely determines the timescales of astronomical usage. The fundamental units of TAI in the International System of Units is the seconds, defined as the durations of that's periods of the radiations corresponding to the transitions between two high-profile levels of the ground states of the cesium 133 atoms. एलिपिस एलिपिस का मतलब एक्लिपिस एक्लिपिस एक्लप्स एक्लप्स का मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण कब लगता है? व्हेन द लाइट ऑफ द सन, जब सूर्य की रोशनी जो है, और द मून, सूर्य और चंद्रमा की जो रोशनी इज ब्लॉक्ड बाय अनदर बॉडी, अन्य पिंडों के द्वारा जो है लुप्त हो जाती है। द सन और मून इज सेड टू बी द एलिप्सिस, तो उसको हम एलिप्सिस कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी जब जो है किसी अन्य पिंडों के द्वारा लुप्त हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड एलिप्सिस। सोलर एलिप्सिस, सोलर एलिप्सिस होता है सूर्य ग्रहण। इट इज़ कैस्ट, इसका कारण क्या होता है? व्हेन द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जब मून होता है ना हमारा, तो जब अराउंड किसके, अर्थ के चारों ओर घूमता है, कम्स इन बिटवीन द अर्थ, और बिल्कुल अर्थ के बीच में आ जाता है, एंड द सन thus making a part of holes of the sun invisible from a particular parts of its earth। और सूर्य के जैसे चांद का एकदम से आ जाना, पृथ्वी में सूर्य का जो है फिर गायब हो जाना, इनविजिबल हो जाना, और वहाँ पे एक अंधेरा सा आ जाता है, तो उसी को कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। दस द एलिप्स कैन बी पार्टिकल और कंप्लीट, और ये कुछ थोड़े से भागों में भी आ जाता है या फिर पूरे भाग में भी फैल जाता है, तो इसी को कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। लर्नर लर्नर एलिप्स, चंद्र ग्रहण। लूनर एलिप्स, लूनर एलिप्स क्या होता है? व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द मून्स, जब पृथ्वी बिल्कुल मून के मध्य में आ जाती है, एंड द सन, पृथ्वी किसके, मून और सन के बिल्कुल मध्य में आ जाता है। द शैडो कैस्ट बाय द अर्थ ऑन द मून, जो मून और अर्थ के ऊपर शैडो छा जाती है, उसी का रिजल्ट होता है लूनर्स एलिप्सिस, उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। इसमें हमने डिस्कस किया अपना जो है मध्य रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे होता है, समय का शुरुआत कैसे हुई, और ग्रीनविच टाइम्स क्या होता है, लोकल टाइम्स क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम्स क्या होता है। तो ये और उसके बाद सूर्य ग्रहण और ग्रहण कैसे लगता है, और जो हमारा चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, तो इसको ध्यान से गौर करना फ्रेंड्स।
मेरा फार्म बता दीजिए ना कैसे से फार्म नहीं फार्म में तो से तो तो सारा ही बिल में तो से सुन तो सारा एक तो गाड़ दो ना मेरो हाँ यदि का ना फूड स्टेट का का फूड स्टेट कौन से बैंक और पासबुक राशन कार्ड आके भेजवा तुम्हारा का आ रहा है पूरे तीरे पता है ये रो ना के का कुकुड़ी जब कुकुड़ी कुकुड़ी आयु प्रमाण कुकुड़ी पत्र कौन से क्या मेरे पास है तेरा दिख का दे मोटर अला मेरे मोटर यदि परिवार ना कर फूड स्टेट लगने तहसीलदार तो पुराना से टेस्ट से परी पारे कोण तो सिद्धू ना से कौन बोला तहसीलदार कॉलम दिन तो पारे रा से सिर बाहर अला राशन कार्ड दुई ना थे कि ना पापा कौन तो बोल रहा था जा रहा तो हो गए हां तो जा रहा तो व्याकरण का चौथा भाग आपके सामने ला रहा हूँ। भाषा वाक्य से बनती है, वाक्य शब्द से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। जो हमारी जो लैंग्वेज होती है इसका निर्माण जो है, जो भाषा होती है इसका निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का जो है मूल ध्वनियों से होता है, जो हमारे मुंह से निकलती है ध्वनियाँ। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्ययों का अध्ययन विवेचन किया जाता है। अतएव व्याकरण भाषा पर आधारित होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम प्राय लिखित भाषा को लक्ष्य करके निश्चित किए जाते हैं, क्योंकि बोलने की भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा में शब्दों का प्रयोग अधिक सावधानी के साथ किया जाता है। व्याकरण शब्द 3 शब्दों से बना है, बी जमा आ जमा कर्ण, जिसका शाब्दार्थ होता है भली भांति समझना। अतः व्याकरण के नियमों का संबंध शिष्टाजन द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्याकरण से लाभ, इससे क्या लाभ होता है? भाषा से व्याकरण का वही संबंध है जो प्रकृति विकारों के साथ विज्ञान का होता है। जिस प्रकार प्रकृति में कोई घटना नियम विरुद्ध घटती नहीं है, इसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं चल सकती, क्योंकि हर चीज़ का जो है अपना एक सामंजस्य होता है और अपना एक नियम होता है। उसी तरह लैंग्वेज का भी अपना नियम है, उसमें भी नियम्स रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तभी हम लैंग्वेज को बोलते हैं। व्याकरण इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, विचाराभिव्यक्ति के लिए संदर्भ में उनके शुद्ध प्रयोग बताए जाते हैं, जिनकी सहायता से हम भाषा के नियम जान सकते हैं और भाषा संबंधी अपनी भूलों को जानकर अवश्य सुधार सकते हैं। व्याकरण की सहायता से भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में तथा विदेशी भाषा को सीखने में सहायता मिलती है। व्याकरण शास्त्र व कला, ये भी एक क्या है, एक शास्त्र और कला है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्याकरण शास्त्र है या कला। शास्त्र और कला के स्वरूप को जानकर ही हम इन जटिल प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शास्त्र द्वारा हमें किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञात होता है और कला द्वारा हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं। इस दृष्टि से व्याकरण शास्त्र और कला दोनों ठहरता है। वह शास्त्र इसीलिए हैं कि व्याकरण द्वारा हम भाषा के उन नियमों को जान सकते हैं या खोज सकते हैं जिन पर शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलंबित होता है। वह कला इसीलिए कि शुद्ध भाषा बोलने लिखने के लिए हम नियमों का पालन करते हैं। व्याकरण की सीमा, व्याकरण वस्तुतः भाग की अधीन होता है और भाषा अनुसार परिवर्तित होता रहता है। हमें ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि व्याकरण भाषा को नियंत्रित तो करता है,
परंतु वे अपने नियम बनाकर भाषा के रूप को बदल सकें। भाषा पहले बोली जाती है और उसके आधार पर व्याकरण के नियम बनाए जाते हैं। व्याकरण के निर्माण के वर्षों पहले भाषा बोली जाती रहती थी। व्याकरण के ज्ञान द्वारा भाषा में शुद्धता आ जाती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि व्याकरण के ज्ञान द्वारा शुद्ध भाषा लेखन आ जाता है, अथवा व्याकरण के ज्ञान के अभाव में शुद्ध भाषा नहीं लिखी जा सकती है। कई कवि या लेखक व्याकरण ज्ञान से अपरिचित पाए गए हैं। उन्होंने अभ्यास द्वारा मातृभाषा को शुद्ध रूप में लिखना सीखा है। यह भी देखने में आता है कि अशिक्षित लोगों के बालक व्याकरण पढ़ लेने पर भी अशुद्ध भाषा बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरण की सहायता से हम केवल शब्दों के शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टता प्रकट करते हैं, जिससे विचारवान पाठक उनको सरलता से समझ सके। व्याकरण के विभाग। व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है। वह व्याकरण में भाषा और निर्माता वाक्य का विवेचन अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम अन्यंत्र लिख चुके हैं कि वाक्य भाषा का मुख्य अंग होता है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द प्राय मूल ध्वनियों से बनता है। इन तीनों के विचार से व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग ठहरते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, साधना और वाक्य विन्यास। वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के आधार, उच्चारण और उनके संयोग द्वारा बनने वाले शब्दों के नियम दिए जाते हैं। शब्द समापन। इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के भेद, रूपांतर और व्युत्पत्ति संबंधी वर्णन रहता है। वाक्य विन्यास। व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के अवयवों के परस्पर संबंध पर विचार किया जाता है तथा शब्दों द्वारा वाक्य बनाने के नियम दिए जाते हैं। दृष्टव्य। दृष्टव्य क्या होता है? व्याकरण के अंतर्गत केवल गद्य की भाषा पर विचार किया जाए, अथवा गद्य और पद दोनों की भाषा का विचार किया जाए। इस संबंध में विद्वानों ने मतभेद और अधिकांश विद्वानों ने मतानुसार पद के अंगच्छेद रस, अलंकार, साहित्य शास्त्र के विषय होने चाहिए, क्योंकि ये भाषा को रोचकता एवं प्रभावशालीता प्रदान करते हैं। व्याकरण भाषा का शास्त्र है, उसमें इन विषयों का समावेश नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा मत भिन्न है। हमने व्याकरण को शास्त्र एवं कला दोनों भागों में अंतर्गत रखा है, अतः उनमें उन अवयवों पर विचार किया जाना चाहिए जो भाषा को प्रभाव प्रदान करती हैं। कहावतें और मुहावरे भी ये स्थिति समझ लेनी चाहिए। हाँ, हम कमाता प्रसाद गुरु की इस बात से सहमत है कि कवि भाषा और काव्य स्वतंत्रता का प्रयोक्ष संबंध व्याकरण है। हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास। व्याकरण विषय चिंतन का मूल वेद माना जाता है। चिंतन विकास पाठपद युक्ति के निर्धारण के पूर्व हो चुका था। कहा जाता है कि वेदों की रचना के उपरांत देवगण की प्रार्थना पर इंद्रदेव ने वैदिक संस्कृत व्याकरण की रचना की। इंद्रदेव द्वारा रचित व्याकरण का नाम शेष है। वे उपलब्ध कहीं नहीं हैं। वैदिक संस्कृति के बाद लौकिक संस्कृति के भी व्याकरण बने। व्याकरण शास्त्र के इतिहास में पाणिनि का नाम मुख्य है। व्याकरण की रचना का मुख्य उद्देश्य भाषा के रूप की रक्षा रहा। वह भाषा चाहे वैदिक संस्कृत हो, लौकिक संस्कृत हो तथा प्राकृत।
पाली, अपभ्रंश अथवा आधुनिक भाषाएं हो। यमक के समय तक अनेक निरुक्तों और व्याकरणों की रचना हो चुकी थी। यास्क के पाणिनि के बीच भी अनेक श्रेष्ठ व्याकरण हुए, किंतु ना तो पास्क के पूर्ण का कोई निरुक्त उपलब्ध है और ना पाणिनि के पूर्ण का कोई व्याकरण उपलब्ध है। पाणिनि ने अपने ग्रंथ में जिस प्रकार पूर्ववर्ती ग्रंथों का उल्लेख किया, उसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे समय तक व्याकरण के स्वरूप का विकार हो चुका था। पाणिनि ने अप्पीशील का नाम लिया था। ये बात बता देना आवश्यक है कि अप्पीशील शली तथा काशकृतन को व्याकरण संप्रदाय का जनक माना जाता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण में प्रत्यय, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, कृतु, तिद्युत, तद्धित, प्रथमा, द्वितीय, षष्ठी परिभाषिक शब्दों का प्रयोग जिस प्रकार किया, उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाणिनि के समय तथा व्याकरण का पूर्ण विकास हो चुका था। पाणिनि ने भी अप्पीशीली शली सहित 10 पूर्ववर्ती व्याकरणों के नाम लिए हैं। व्याकरण का प्रवर्तक पाणिनि। व्याकरण पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी के रूप में हमको सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध होता है। पाणिनि को आहिक, शालिंकी, दाक्षीपुत्र तथा शालातुर्या आदि कई नामों से जाना जाता है। पाणिनि को विश्व का सबसे बड़ा एक महान व्याकरण माना जाता है। आधुनिक विज्ञान के पिता कहे जाने वाले ब्लूमफील्ड्स ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज में पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। अष्टाध्यायी की अतिरिक्त पाणिनि ने 3 अन्य ग्रंथ धातुपाठ, गणपाठ एवं उणादि सूत्र की रचना की। अष्टाध्यायी का महत्व समझने के लिए इतना जान लेना पर्याप्त है कि हम आज भी 2500 वर्ष बाद भी राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए पारिभाषिक शब्दों को बनाते समय पाणिनि की ओर ही देखते हैं। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी 14 सूत्रों पर आधारित है। इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। पाणिनि व्याकरण की विशेषताएं। किसी भाषा के पाणिनिष्ठ रूप से पूरे भौगोलिक और सामाजिक विस्तार को एक व्याकरण में समेटने वाले पाणिनि प्रथम और अंतिम व्याकरण हैं। ध्वनि प्रक्रिया, रूप रचना, वाक्य रचना तथा व्याकरण के स्तर पर भाषा की पूरी संरचना की है। 14 सूत्र के आधार पर 4000 सूत्रों में भाषा के सभी स्तरों की व्यवस्था का विश्लेषण है। संक्षेप के साथ साथ यथार्थ और स्पष्टता का पूर्ण निर्वाह है। सभी दृष्टियों से व्याकरण पूर्ण व्यवस्थित और उपयोगी है। पूरी भाषा के सभी शब्दों को कुछ धातुओं पर आधारित माना है। ये धातुएं किसी क्रिया का भाव प्रकट करती है। इन्हीं से उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि की सहायता से शब्द और रूप दिए गए हैं। भाषा का आरंभ वाक्यों से हुआ है। पाणिनि ने शब्दों को सुबंत और तिङन्त इन 2 श्रेणियों में बांटा है। आज तक विश्व में शब्द के जितने भी विभाजन किए गए हैं, उनमें विभाजन सर्वाधिक वैज्ञानिक हैं। संस्कृत व्याकरण का इतिहास। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ के संशोधक एवं पूरक के रूप में कई कार्तिक लिखे गए। इनमें पतंजलि तथा कल्याण के नाम मुख्य हैं। 150 ईस्वी के आसपास पतंजलि ने
महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समय के साथ पाणिनि के जो शुद्ध अष्ट एवं ध्रुव हो गए थे उनकी व्याख्या प्रस्तुत की जाए। पतंजलि का महाभाष्य प्राय बेजोड़ ग्रंथ है। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के नाम सर्वोपरि है। इन्हीं मुनित्रय की संज्ञा दी गई है। पाणिनि और पतंजलि ने यद्यपि संस्कृत स्वरूप को व्यवस्थित कर दिया था, तथापि संस्कृत में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। फलतः 7वीं दशक के पूर्वार्ध में टीकाएँ लिखने की आवश्यकता का अनुभव हुआ और टीकाओं का क्रम चल पड़ा, जिसमें जयादित्य तथा वामन द्वारा लिखित काशिका नामक टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसमें पाणिनि के सूत्रों के उदाहरण देते हुए पाठक के लिए सुबोध बनाया गया है। लगभग 100 वर्ष बाद यानी 8वीं सदी पूर्वार्ध में जिनेंद्र बुद्धि ने काशिका पर टीका लिखी, जिसको काशिका न्यास या काशिका विवरण पंजिका के नाम से जाना जाता है। 9वीं शताब्दी में भर्तृहरि ने महाभाष्य की एक टीका लिखी, जिसके केवल 3 पद ही पूर्ण पाए थे। स्वतः इसके उपरांत भर्तृहरि का निधन हो गया। भर्तृहरि ने व्याकरण संबंधी एक पुस्तक लिखी, वाक्य प्रदीप में व्याकरण के दर्शन पक्ष का बहुत सुंदर विवेचन किया गया। ये पुस्तक 3 खंडों में विभाजित आगम, वाक्य खंड और पद खंड। 11वीं सदी में वाक्य प्रदीप के पथ प्रदर्शन में कच्चट नामक विद्वान ने महाभाष्य प्रदीप की रचना है। इस ग्रंथ का लेखक कच्चट अपने उद्देश्य में सफल हुआ। 12वीं शताब्दी हरदत्त ने काशिका की तरह पद्मंजरी नामक एक सुंदर टीका लिखी। हेमचंद्र शाखा व्याकरण शास्त्र के इतिहास में हेमचंद्र 1088 ईस्वी से 1172 ईस्वी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पाणिनि शाखा के बाद एक पृथक शाखा हेमचंद्र शाखा प्रवर्तक हुए। इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ शब्दानुसार नाम से प्रसिद्ध। शब्दानुसार का पूरा नाम है सिद्ध हेमचंद्रामय सौभाग्य। शब्दानुसार इसमें 8 अध्याय, 32 पद और 4500 सूत्र हैं। इस ग्रंथ में उस समय की प्रचलित जनभाषाओं अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश तथा व्यूलिया पेशाची अपभ्रंश का विवेचन बहुत सुंदर ढंग से किया जाता है। स्वयं हेमचंद्र ने अपने उक्त ग्रंथ पर शब्दानुसार व्रतवती नामक बहुत ही विवेचनापूर्वक टीका भी लिखी। पूर्व लेखक शाक्टायन के ग्रंथ तदनुसार का प्रभाव हेमचंद्र पर दिखाई देता है। मुस्लिम काल भारत में वातावरण बदल गया, उसका रंग विदेशी हो गया। इस काल में अष्टाध्यायी को सुबोध बनाने के लिए कौमुदी लिखने की परंपरा चल पड़ी। कौमुदियों के संदर्भ में उल्लेखनीय है 14वीं सदी में विमल सरस्वती द्वारा लिखित रूपमाला। इस ग्रंथ में अष्टाध्यायी के सूत्रों को विषय का क्रम दिया गया।
15वीं शताब्दी में रामचंद्र द्वारा प्रक्रिया कौमुदी की रचना की गई। 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण में भोजोड़ दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इस ग्रंथ की रचना में रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी हेमचंद्र प्रणीत शब्दानुसार से विशेष सहायता ली गई। ये ग्रंथ बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इसमें पाणिनि ने ग्रंथ अष्टाध्यायी का स्थान ले लिया, यानी अष्टाध्यायी की अपेक्षा ये ग्रंथ अधिक उपयोगी एवं लोकप्रिय सिद्ध हुआ। सिद्धांत कौमुदी की अनेक टीकाएँ लिखी गई, जिसमें पूर्ण मनोरभा नामक टीका प्रमुख है। 18वीं शताब्दी में वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी के 3 संस्करण प्रस्तुत किए: मध्य, लघु और सार। भारत का मैप याद करने का शॉर्ट तरीका। अब हम भारत का मैप के ऊपर एक दृष्टि डालते हैं, तो उसको जब भी हम कभी मैप को पढ़ेंगे तो उसको, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कि नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना सबसे आसान रहेगा और इस तरीके से हमारे को याद भी रहता है। तो सबसे पहले हमें जो है 3 राज्य जो नीचे की ओर दर्शाए गए हैं, 4 राज्य सॉरी, सबसे पहले केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सबसे पहले क्या आया हमारा? केरला, उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये तो हो गया 4 भागों में। और इसके बीच में एक छोटा सा जो दिखता है, ये हमारे को वैसे भी याद रह जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है। सबसे छोटा जो है गोवा। उसके बाद हमें सीधा मध्य में जाना है और उसके दूसरी साइड को इधर ध्यान देंगे हम फ्रेंड्स। ये हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल जो है मध्य में है और मध्य से हमारे जो भी आसपास के राज्य है वो हमेशा याद हो जाएंगे। मध्य का मतलब होता है मध्य प्रदेश। और मध्य के बिल्कुल सामने आ गया गुजरात और सीधा ऊपर आ गया राजस्थान और नीचे महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश से 3 राज्य, मध्य में मध्य प्रदेश, सामने गुजरात, ऊपर को सीधा गुजरात के पास ही राजस्थान और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश के जो समीप जो बाउंड्रियाँ लगती है, राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है और महाराष्ट्र की। इसी से सीधा अब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो सबसे टॉप पे जो है हमारा 4 और 3 7 और 1 8 राज्य, 9वां हमारा जम्मू कश्मीर जो सबसे टॉप में है। तो पहले मध्य में आए, फिर सबसे लास्ट में गए, फिर मध्य में मध्य प्रदेश आया, उसके सामने सीधा गुजरात, गुजरात से सीधा ऊपर गए राजस्थान और राजस्थान के बाद हमारा महाराष्ट्र। तो ये 4 राज्य हमारे को याद हो गए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। सीधा जम्मू कश्मीर में जाएंगे। जम्मू कश्मीर से सीधा बीच में जो है हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ, और इसके साथ 3 राज्य और लगते हैं, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा। पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा। तो आज हम इतने ही राज्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नीचे आए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्या आया? केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। के केरला, के से कर्नाटक और टी से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और गोवा। तो ये हमारे को 5 राज्य तो नीचे के हमारे को सारे ऐसे भी याद रह जाएंगे: केरला, तमिलनाडु,
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा। उसके बाद सीधा मध्य में आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बिल्कुल सामने गुजरात, और गुजरात से सीधा ऊपर को हमारा राजस्थान, और राजस्थान तो मध्य प्रदेश, गुजरात, सीधा ऊपर राजस्थान और नीचे महाराष्ट्र। और उसके बाद सीधा टॉप में जाएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के साथ फिर 3 राज्य और हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। पंजाब और हरियाणा तो याद रह जाएगा, पंजाब, हरियाणा। और हिमाचल में जो मिलती जुलती लैंग्वेजेस है, पहाड़ी भाषा जहाँ पे बोली जाती है, वह है सीधा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और पंजाब में जो है पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में भी जो है पंजाबी बोली जाती है। और जम्मू कश्मीर हमारा पहाड़ी, तो इस साइड का हमारा पहाड़ी एरिया आ गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और 2 बचे हमारे बीच में पंजाब और हरियाणा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में मैं इसे अगले राज्य आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अब हम ग्रामर के 4th पार्ट्स में आते हैं, जो कि विलोम शब्द है, इसके जो उल्टे होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो अबव होता है हमारा ऊपर की ओर। अबव मतलब ऊपर की ओर, बिलो एंड बेनिथ। अबव का अपोजिट क्या हुआ, बिलो और बेनिथ। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, भावात्मक। और कंस्ट्रक्ट का मतलब हुआ वास्तविक। एक्सेप्ट कि स्वीकार करना। और रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। एक्सेप्ट हमने किसी चीज़ को स्वीकार किया, और रिजेक्ट किसी को जो है रिजेक्ट कर दिया। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, मतलब और छोड़ दिया। अगर कोई जेल में कोई कैदी है और उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो उसको एक्विट कर दिया, उसको जो है मुक्त कर दिया। उसने अपनी सज़ा भुगत ली तो उसको जो है हमने एक्विट कर लिया। और कंडमन, कंडमन होता है सज़ा देना। एडवांस, एडवांस, एडवांस मतलब बिल्कुल एडवांस, पढ़ा लिखा। और रिट्रेट होता है अनपढ़। अफर्म, अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। और देने का मतलब होता है मना करना। अफर्म स्वीकार और देने मना करना। एफुलेंस, एफुलेंस का मतलब अमीरी। पॉवर्टी का मतलब हुआ इसका अपोजिट गरीबी। एफुलेंस अमीरी, पॉवर्टी गरीबी। एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब बढ़ावा देना। और एलिवेट और लेसन मतलब कम करना या घटा देना। एलिवेट और लेसन। एग्री, एग्री का डिसएग्री भी होता है और डिफर भी होता है। अलो, अलो का मतलब आज्ञा, और फॉरवर्ड का मतलब भूल जाना, अवज्ञा। एनालिसिस विभक्ति, सिंथेसिस संयुक्ति। एनालिसिस विभक्ति, इसका अपोजिट सिंथेसिस। एसेंस्टर्स, एसेंस्टर्स पूर्वज और डिसेंडेंट वंशज। एसेंस्टर्स पूर्वज, डिसेंडेंट वंशज। एशियंट, एशियंट प्राचीन, मॉडर्न अप्राचीन या आधुनिक। एशियंट प्राचीन, मॉडर्न आधुनिक। रेस्टोक्रेट, रेस्टोक्रेट कॉमनर, कॉमनर। अराइव
डिपार्ट, असेंट, डिसेंट, असेंट, डिसेंट, असेट, असेट पूंजी, लाइबिलिटी देनदारी, अट्रैक्ट, रेपल, अट्रैक्ट का अपोजिट रेपल, अवेक, अस्लीप, वैरन, बंजर, फर्टाइल, उर्वरा, वैरन, बंजर, फर्टाइल, उर्वरक, बेस, नोबल, ब्यूटीफुल, अगली, ब्यूटीफुल का अगली, बिलीफ, बिलीफ, बिलीफ का अपोजिट डाउट, बेंडिक्शन, बेंडिक्शंस का मतलब आशीर्वाद, मिलडेक्शन का मतलब, मिलिडेशंस का मतलब होता है शराप देना, बेनवोलेंस, बेलवोनेंस, मेलवोनेंस, बेलवोनेंस, मेलवोनेंस, बेलवोनेंस अपकार, मेलवोनेंस अपकार, बेलवोनेंस उपकार, बोल्ड, टाइम्ड, बोल्ड, टाइम्ड, बोनाफिड्स, बोनाफिड्स विश्वसनीय, मेलाफिड्स अविश्वसनीय, बोलाफिड्स, मेलाफिड्स, बोलोनेंस, मेलोनेंस, बेडिक्शंस, मेलिडिक्शंस, बूम चढ़ता, स्लम्प गिरावट, स्लम्प, बूम चढ़ता, स्लम्प गिरावट। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स थे कुछ, ये काफ़ी आपको याद रहने चाहिए और हो सके तो आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको ट्रांसलेट करके जो है आपको अच्छे ढंग से बता दूंगा।